गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू फाइटर बेस 2.0। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं चलन। गमन एवं चलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ये जो दो शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, पहला शब्द है गमन और दूसरा शब्द है चलन। इन दोनों शब्दों को समझना है कि क्या है गमन और क्या है यहाँ पर चलन। तो पहले हम दोनों शब्दों को समझते हैं। पहला शब्द हम ले रहे हैं यहाँ से, वो है चलन, या जिसे हम यहाँ पर एनसीईआरटी ने नाम दिया है संचलन, मूवमेंट। इसमें हम बोलते हैं किसी भी प्रकार की गति, किसी भी प्रकार की अगर गति हो शरीर में तो उसे हमने क्या नाम दिया है, संचलन या मूवमेंट। ये हाथ हिल रहा है, ये संचलन या क्या है, मूवमेंट। ये मुंह चल रहा है जिससे मैं बोल रहा हूं, ये भी क्या है, संचलन या मूवमेंट। मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा हूं, ये भी क्या है, संचलन या मूवमेंट। किसी भी प्रकार की अगर गति हुई तो उसे क्या कहा जाता है, संचलन। चलो दूसरा शब्द समझ लेते हैं, वो है गमन। लोकोमोशन, इसको अगर हम देखें, गति जिसमें जीव की स्थिति में परिवर्तन, गमन क्या है? गमन ऐसी गति है जिसमें जीव की क्या बदल गई हो, स्थिति में परिवर्तन आ गया। जैसे मैं यहाँ एक स्थिति पर खड़ा हुआ हूं, अब मैं चलकर एक दूसरी स्थिति पर जाकर क्या हो गया, खड़ा। मैंने ही अपनी स्थिति को क्या कर दिया, परिवर्तित। किसमें किया है, गति के दौरान अपनी स्थिति को जो परिवर्तन किया है उसी को क्या नाम दिया है, गमन या लोकोमोशन। मतलब लोकोमोशन में क्या हो रही है, गति जिसमें जीव की क्या बदल रही है, स्थिति, पोजीशन चेंज हो रही है। लेकिन संचलन में सभी कुछ हो जाता है, संचलन में किसी भी प्रकार की क्या हो जाती है, गति। और इसीलिए एक शब्द लिया है एनसीईआरटी ने, एक फेमस शब्द लिया है, सभी गमन संचलन होते हैं, परंतु सभी संचलन गमन नहीं होते। बहुत ही फेमस शब्द यहां लिख दिया है, सभी गमन संचलन होते हैं परंतु सभी संचलन गमन नहीं होते। बहुत फेमस शब्द लिखा है, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। क्या स्थिति में परिवर्तन एक प्रकार का संचलन नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति हुई तो उसे हमने क्या कहा है, संचलन। मतलब स्थिति में परिवर्तन भी क्या है, संचलन। इसलिए सभी गमन क्या हो गए हैं, संचलन। लेकिन क्या सभी संचलन गमन हो सकते हैं? नहीं। ये हाथ हिलाया, ये है संचलन, लेकिन ये गमन नहीं है, क्योंकि मैं यहीं खड़ा हूं और खड़े खड़े में हाथ हिला रहा हूं। इसलिए एक शब्द हमने लिया है
सभी गमन संचलन होते हैं, परंतु सभी संचलन गमन नहीं होते। चलो अब हम देख रहे हैं कि क्या इस पॉइंट को कुछ सपोर्ट करने वाले हमारे पास उदाहरण है। बिल्कुल उदाहरण है, आगे चलते हैं। दौड़ना, चलना, तैरना, उड़ना, सभी गमनीय संचलन है। उड़ना, चलना, तैरना, दौड़ना, ये सब के सब क्या है? गमनीय संचलन, जिसमें गमन भी हो रहा है और गमन के साथ साथ क्या हो रहा है? संचलन। और इसके हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे जो हमने पॉइंट लिखा है। इसमें सबसे पहला उदाहरण हमारे पास आता है, वो उदाहरण है पहला पैरामीशियम। उदाहरण किसका आया है? पैरामीशियम। पहला उदाहरण जो हमारे पास निकल के आया है वो कौन है? पैरामीशियम। चलो पैरामीशियम देख लेते हैं। चप्पल जंतुक भी इससे नाम दिया है। चप्पल के आकार का होता है ये पैरामीशियम, कुछ इस तरह का। इस तरह आकार का होता है ये पैरामीशियम, जिसमें यह रखा है यहाँ पर केंद्रक, और यह है इसकी दीवार पर उभरे हुए सीलिया पक्षमाभिका। इसकी सतह पर ये होते हैं सीलिया, इन्हें नाम दिया है हमने पक्षमाभिका, सीलिया। और ये सीलिया दो काम करते हैं। पहला काम क्या करेंगे? गति व भोजन को पकड़ना। तो पैरामीशियम जो चप्पल जंतुक है, इसे एक और नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? चप्पल जंतुक। क्या बोला गया इसको? चप्पल जंतुक। और ये जो चप्पल जंतुक पैरामीशियम है, इसमें पक्षमाभिका सीलिया पाए जाते हैं। और ये सीलिया दो काम करते हैं। पहला गति, इसमें गति करवाते हैं सीलिया, और दूसरा काम भोजन को पकड़ना। ये भोजन को पकड़ने में भी मदद करते हैं। कौन? पैरामीशियम कि सीलिया पक्षमाभिका। तो ये क्या हो गया? गमनीय संचलन, क्योंकि दो दो काम कर रहा। भोजन को पकड़ना क्या है? संचलन। और गति करना मतलब चलना है, वो है गमन। और गमन और संचलन दोनों साथ चल रहे हैं, इसलिए गमनीय संचलन का एक उदाहरण हुआ है। दूसरा उदाहरण हमारे पास आता है वहीं से निकलकर, वो है हाइड्रा। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, प्रोटोजोआ संघ में आता है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, सिलेंट्रेटा संघ का सदस्य है। और हाइड्रा का अगर हम चित्र देखें यहां से, ये हमारा हाइड्रा है। ये हाइड्रा का चित्र हमारे पास। ये हाइड्रा के निकले हैं टेंटेकल्स।
और इन टेंटेकल्स को ही नाम दिया है, ये है टेंटेकल्स। और इन टेंटेकल्स का दो काम है। पहला काम है गति व भोजन पकड़ना। तो यहां पर हाइड्रा के अंदर अगर हम देखें तो ये हाइड्रा जो जीव है इसमें निकले होते हैं टेंटेकल्स, और ये टेंटेकल्स किसमें मदद करते हैं? गति में। गति करने में टेंटेकल्स मदद करते हैं, साथ ही साथ भोजन पकड़ने में भी ये क्या रहेंगे? सहायक। भोजन को पकड़ने का काम भी कौन करते हैं? टेंटेकल्स। तो दो काम करेंगे टेंटेकल्स, गति व भोजन को पकड़ना। मतलब ये भी क्या हो गया है? गमनीय संचलन। क्या हो गया है? गमनीय संचलन। तो ये हमने देखे हैं यहां पर गमनीय संचलन के दो महत्वपूर्ण उदाहरण। चलो आगे चलें। तो क्या चलन, अगर हम चलन की बात करें तो चलन आवश्यक है। चलन आवश्यक है। चलन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसी से, चलन के माध्यम से जीव क्या ढूंढते हैं? भोजन, आश्रय, भोजन। क्योंकि भोजन ढूंढा किससे जाता है? चलन से। चलकर जाने से भोजन को ढूंढा जाता है, हाथ से पकड़ा जाता है। दूसरा आश्रय, अपने रहने का घर, स्थान। तीसरा साथी। अकेले रहना संभव नहीं है, एक साथी को भी ढूंढना पड़ता है। और ढूंढना किससे पड़ेगा? चलन से। चलन से इस साथी को क्या किया जाता है? ढूंढा जाता है। तीसरा भोजन, आश्रय, साथी, और इसके अलावा प्रजनन के लिए अनुकूल स्थान। तो जहां प्रजनन करना है उसके लिए अनुकूल स्थान ढूंढना पड़ेगा, और वो ढूंढना किससे पड़ेगा? चलन विधि के द्वारा ही ढूंढना पड़ेगा। ये जो चलन है, चलन वातावरण व जीव के संगठन के अनुसार परिवर्तित होता है। चलना वातावरण पर निर्भर करेगा। जैसे एक जीव है, यहाँ रह रहा है और अचानक यहाँ का वातावरण परिवर्तित हो जाए, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा ठंड आ जाए या बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए, तो जीव यहाँ से चलकर कहाँ चला जाएगा? दूसरी जगह रहने लग जाएगा। तो वातावरण और उसके आवास, संगठन और आवास, जीव के संगठन और आवास पर क्या करता है? निर्भर करता है। इन्हीं के अनुसार वो परिवर्तित होता है। तो ये हमने चलन के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे गतियां, गतियों के प्रकार। लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से टेली कर लें। जो हमने पढ़ा है उसको किससे टेली करने जा रहे हैं हम? एनसीईआरटी से। तो ये हमारा चैप्टर है गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन, ये हमारा चैप्टर का नाम है, गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। संचलन जीवों का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सभी जीवों की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संचलन। अगर संचलन नहीं करेंगे तो वो जीव यहाँ इस वातावरण में जीवित रह पाए, संभव नहीं है। हाँ, पादप संचलन नहीं करते, लेकिन बाकी सभी जंतु संचलन करते हैं। जंतुओं और पादपों में अनेक तरह के संचलन होते हैं। तो कुछ मूवमेंट्स पादप भी करते हैं, लेकिन पादप गमन नहीं करते, संचलन करते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों में अनेक तरह के क्या होते हैं? संचलन। अमीबा
सदस्य एक कोशिकीय जीव है, जिसमें जीव द्रव्य का प्रवाही संचलन इसका एक साधारण रूप है। तो अमीबा में संचलन जो होगा वो किससे होगा? जीव द्रव्य से। आगे पढ़ेंगे इसको। कई जीव पक्षमाप, कशाप और स्पर्शक द्वारा संचलन दर्शाते हैं। पक्षमाभिका सीलिया, कशाभिका फ्लैजेला द्वारा, और संस्पर्श जो होते हैं उनके द्वारा भी चलन दर्शाते हैं। मनुष्य अपने पाद, पैर, जबड़े, पलक, जीहा आदि को गतिशील कर सकता है। कुछ संचलनों में स्थान या अवस्थी परिवर्तन होता है। अवस्थिति परिवर्तन होता है। कुछ चलन ऐसे भी होते हैं जिनमें स्थान भी परिवर्तित होता है। ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहा जाता है। गमन उसे कहा गया है जो इच्छा के अनुसार अपना स्थान क्या करता हो? परिवर्तित। मैंने बताया है, उन्हें गमन कहा है। टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उड़ना, तैरना आदि सभी गमन या संचलन के ही कुछ रूप हैं। या तो गमन के रूप है या संचलन के ही रूप है। और चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। चलन संरचनाओं का अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। भिन्नता की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाभ चलन का अन्य प्रकार की गतियों में भिन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो चल रहा है वो केवल चलेगा और दूसरा काम नहीं करेगा, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। जो चल रहा है वही अंग दूसरे भी काम कर सकता है। जैसे पक्षमाभिका भोजन की कोशिकाओं ग्रसनी में, ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा नीचे और, अन्य प्रकार की गति में संलग्न संरचनाओं से भिन्न होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम में पक्षमाभ भोजन की कोशिका ग्रसनी में प्रवाह और चलन दोनों कार्य करते हैं। पैरामीशियम में दो काम हो रहे हैं। पक्षमाभ मतलब सीलिया गति भी करते हैं और भोजन को पकड़ते भी हैं। वहीं दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण पैरामीशियम का था, अपने संस्पर्श शिकार पकड़ने और चलन दोनों के कार्य के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने अभी भी बताया हाइड्रा का उदाहरण और पैरामीशियम का उदाहरण। हम अपने पाद शरीर की मुद्रा बदलने के लिए प्रयोग में लाते हैं और चलन के लिए भी अपने पाद, हाथ, शरीर की मुद्रा भी बदल सकते हैं और पैर चलने में भी काम आ सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। उपयुक्त परीक्षणों से संकेत मिलता है कि गति और चलन का पृथक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। गमन और चलन का पृथक रूप से अध्ययन करना संभव नहीं, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। दोनों के संबंध को इस व्यक्ति से समाहित किया जा सकता है कि सभी चलन, अब लाइन सही आई यहाँ पर, सभी चलन गति होते हैं लेकिन सभी गति चलन नहीं होते हैं। ये वही लाइन है जो हमने पढ़ी है। सभी चलन गति होते हैं लेकिन सभी गति चलन नहीं होते हैं। सभी चलन गति होते हैं लेकिन सभी गति चलन नहीं होती। अभी जो उदाहरण मैंने दिया है वही कि सभी जो गमन है वो चलन है लेकिन सभी चलन गमन नहीं है। यहाँ गमन की जगह गति उपयोग किया है इन्होंने शब्द। जंतुओं के चलन के तरीके परिस्थिति की मांग, चलन के तरीके बदलते हैं, परिस्थिति की मांग और आवास के अनुरूप बदलते हैं। आवास और परिस्थिति की मांग के अनुरूप बदलते हैं। फिर चलन प्रायः क्रिया, भोजन, आश्रय, साथी, अनुकूल प्रजनन स्थल, अनुकूल प्राकृतिक स्थिति की तलाश या शत्रुओं से पलायन के लिए की जाती है। वही सारी बातें हैं, शत्रुओं से भागना है, बचना है, भोजन की तलाश करनी है, रहने के लिए आवास ढूंढना है, वहां सब जगह किसका प्रयोग किया जाएगा? चलन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गति के प्रकार। तो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं गतियों के प्रकार। तो गति प्रकार शुरू करते हैं अब हम। तो चलो अब हम चलते हैं गतियों के प्रकार की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है गतियों के प्रकार। गतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। गतियों के प्रकार या टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो अगर हम देखें गतियों के प्रकार की तरफ तो हमारे पास 3 प्रकार की गतियां आती है। पहली जो गति है वो है अमीबीय गति। दूसरी गति पक्षमाभीय गति और तीसरी गति पेशीय गति। तो 3 प्रकार की गतियां हमारे पास है। पहली गति कौन सी है? अमीबीय गति। दूसरी गति पक्षमाभीय गति और तीसरी गति पेशीय गति। अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। और इन तीनों गतियों को एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम चल रहे हैं अमीबीय गति में। पहली हमारे पास है अमीबीय गति या अमीबॉइड मूवमेंट। वैसे तो इसका नाम में ही छिपा हुआ है, गति किसकी होगी? अमीबा की। अमीबा की गति जिसमें क्या बनेंगे? कूटपाद। और कूटपाद से क्या होने वाली है? गति। शरीर का जीव द्रव्य जो है वो किसका निर्माण करेगा? कूटपाद का। यह है अमीबा का चित्र। ये अमीबा का चित्र है और ये अमीबा के अंदर उपस्थित केंद्रक। ये क्या है? अमीबा के अंदर उपस्थित केंद्रक। और ये इस अमीबा का जीव द्रव्य है। क्या है ये? जीव द्रव्य। और अगर देखें तो ये वाला भाग कहलाता है कूटपाद। कौन सा भाग है? कूटपाद। तो जो ये जीव द्रव्य है, ये जीव द्रव्य गति करके इस प्रकार की संरचनाएं बनाता है शरीर में, जिन्हें हमने क्या कहा है? कूटपाद। और इन कूटपाद की सहायता से ये अमीबा क्या करता है? गति। और ऐसी गति को ही हम क्या कहते हैं? अमीबीय गति। क्या नाम दिया है? अमीबीय गति। और इस अमीबीय गति में भाग लेता है सूक्ष्म तंतु। कौन भाग लेंगे? सूक्ष्म तंतु। सूक्ष्म तंतु भी क्या लेते हैं? भाग। क्योंकि इस जीव द्रव्य, अंदर वाला भाग क्या है? जीव द्रव्य। और यह जो जीव द्रव्य है इसके अंदर क्या उपस्थित है? सूक्ष्म तंतु। बहुत बारीक और पतले पतले तंतु, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? सूक्ष्म तंतु। ऐसे बारीक बारीक पतले पतले क्या बिखरे हुए हैं? तंतु, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? सूक्ष्म तंतु। और ये जो सूक्ष्म तंतु है ये भी कूटपाद निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो सूक्ष्म तंतु और जीव द्रव्य दोनों मिलकर
किसका निर्माण करवाते हैं? कूटपाद। पैर तो है नहीं अमीबा के पास, एक कोशिकीय जीव है अमीबा, और इस कूटपाद का क्या होता है? निर्माण, जिससे क्या करता है? गति। और इसके अगर हम दो उदाहरण देखें यहाँ पर, जो कि एनसीईआरटी ने दो महत्वपूर्ण उदाहरण दिए हैं इस अमीबी गति के, और वो महत्वपूर्ण उदाहरण है, पहला जो है हमारे पास वो है मैक्रोफेजेस। पहला वाला क्या है? मैक्रोफेजेस। पहला जो उदाहरण यहां पर आया है वो कौन है? मैक्रोफेज। और दूसरा फेगोसाइट्स। दो उदाहरण दिए हैं। मैक्रोफेज में हम लेते हैं कुफर कोशिका को, यह है कुफर कोशिका। मैक्रोफेजेस की जो गति है वो किसमें है? कुफर कोशिकाओं में। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये भी जो है भक्षण करते हैं, लेकिन ये रक्त के अंदर की कोशिका नहीं है, रक्त के बाहर, मतलब कुफर कोशिकाएं फेफड़ों में पाई जाती है। और दूसरा है हमारे पास फेगोसाइट्स में हमारे पास दो है, मोनोसाइट्स व न्यूट्रोफिल्स। और अगर हम इन दोनों को देखें तो ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों के दोनों रक्त कोशिकाएं हैं। तो रक्त के अंदर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स कैसी गति करेंगे? अमीबॉइड गति करेंगे। और कुफर कोशिका जो मैक्रोफेजेस है वो भी कैसी गति करेगी? अमीबॉइड गति करेगी। और ये सीधा सीधा अपने शिकार को अंदर क्या कर लेते हैं? भक्षण, निगल जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, ये सब के सब। तो ये उदाहरण हो गए किसके? अमीबीय गति के। तो ये हमने देखी पहली गति अमीबीय गति। चलो अब दूसरी गति की तरफ चलें। दूसरी गति है हमारी पक्षमाभिका। सिलियरी मूवमेंट। पक्षमाभिका गति या सिलियरी मूवमेंट। इसमें अगर हम देखें तो कुछ अंग जो है आंतरिक अस्तर, कुछ अंग जो है जिनका आंतरिक अस्तर होता है सिलिएटेड, उपकला, ऊतक। तो कुछ अंग है जिनका आंतरिक अस्तर जो है वो किसका बना हुआ है? सिलेटेड, उपकला, ऊतक का। और जिनका आंतरिक अस्तर सिलेटेड, उपकला, ऊतक का बना होगा वो आंतरिक स्तर के जो सीलिया हैं वो काम करेंगे धकेलने का। सीलिया का काम है गति करवाना। क्या करवाते हैं? गति। और इसके दो महत्वपूर्ण उदाहरण जिससे आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। पहला उदाहरण हमारे पास वो है श्वास नली। श्वास नली या ट्रेकिया। और श्वास नली या ट्रेकिया को हम पढ़ चुके हैं। ये जो श्वास नली या ट्रेकिया है ये विंड पाइप है। क्या है ये? विंड पाइप। और ये ट्रेकिया आगे जाकर, श्वास नली आगे जाकर श्वसनिकाओं में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसकी आंतरिक जो दीवार है उस आंतरिक दीवार पर ये उपकला, ऊतक लगी हुई है। इस तरह से क्या लगी है? उपकला, ऊतक। और
इन उपकला ऊतक पर अगर हम देखें तो इनकी सतह पर है ये सीलिया। क्या है ये? सीलिया। और इन सीलिया का काम है धूल के कण, धूल के कण व सूक्ष्म जीव को बाहर धकेलना। तो जो भी धूल के कण यहां आ जाते हैं, वायु के साथ किसके कण आएंगे? वायु आई हमारी इधर, और इस वायु के साथ जो धूल के कण आए हैं, उन धूल के कण को ये सीलिया कहाँ धकेल देंगे? पीछे। पीछे मतलब बाहर की तरफ इनको क्या कर देते हैं? धकेल देते हैं। और ये काम है सीलिया का या पक्षमाभिका का। किसके अंदर? श्वास नली। तो श्वास नली के अंदर ये जो गति कर रहे हैं, धूल के कण और सूक्ष्म जीव को बाहर फेंकने के लिए गति चल रही है, इसे क्या कहा है? सीलियरी मूवमेंट, पक्षमाभीय गति कहा है इसको। ठीक है। दूसरा हमारा उदाहरण है यहां से, वो है अंडवाहिनी। फेलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी, या इससे क्या नाम दिया है? फेलोपियन ट्यूब। तो ये अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब में क्या हो रहा है? हम जानते हैं फेलोपियन ट्यूब जो होती है, ये फेलोपियन ट्यूब का चित्र बना लेते हैं यहां से। ये अंडाशय पहले बनाएंगे, ये अंडाशय, और यहां से ये बनाएंगे हम फेलोपियन ट्यूब। ये छोड़ा भाग एम्फुला, फिर ये सकरा भाग इस्थमस। ये बॉल जो आई इधर से, और इस बॉल को जो गति देंगे, चलो समझते हैं अब हम। यह है हमारी अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। और इस अंडवाहिनी अंडाणु जैसे ही किससे आता है? अंडाशय से क्या आएगा? अंडाणु। उस अंडाणु को क्या करेंगे? ये सीलिया धकाएंगे। सीलिया क्या करेंगे? धकाएंगे। जैसे बॉल रखी हो ग्राउंड पर और उस बॉल को क्या किया जा रहा है? आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो बॉल रुड़केगी। वो जो गेंद है, इस गेंद को गति देना है, इस अंडाणु को गति देने का काम कौन करेंगे? सीलिया। और ये सीलिया किसके अंदर है? अंडवाहिनी के अंदर। तो अंडवाहिनी के अंदर अंडाणुओं की गति अंडाणु की गति जो है वो कौन करवाएंगे? पक्षमाभिका या सीलिया। तो ये सीलिया की का स्तर होता है आंतरिक स्तर किसका? फेलोपियन ट्यूब का। तो इसी फेलोपियन ट्यूब की सहायता से अंडाणु कहाँ बढ़ता है? आगे, और ये गेंद आगे फिसल जाती है और ट्यूब में दूर तक निकल जाती है। और इसी अंडवाहिनी में अंडाणु और शुक्राणु का एम्पुला रीजन में क्या होने वाला है? निषेचन होता है। फिर जो जायगोट है, उस जायगोट की भी आगे गति करवाएगा। तो ये अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु की गति या जायगोट की जो गति है वो किसके द्वारा हो रही है? सीलिया के द्वारा। तो ये पक्षमाभीय गति यहाँ दो उदाहरण में देखा, श्वास नली और अंडवाहिनी। चलो इसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है कशाभिका। कशाभिका कशाभिकीय गति।
फ्लैजेलर मोमेंट। और फ्लैजेलर मोमेंट की अगर हम बात करें, कशाभिकीय गति की बात करें, तो पक्षमाभिका और कशाभिका की आंतरिक संरचना एक समान, बाह्य संरचना में थोड़ा सा अंतर है। कशाभिका की लंबाई ज्यादा और संख्या कम, पक्षमाभिका की लंबाई कम और संख्या ज्यादा, ये मुख्य अंतर होता है। और इसके हमारे पास एनसीईआरटी ने 3 उदाहरण लिए हैं। पहला जो उदाहरण है हमारे पास वो है शुक्राणु की गति। 3 हमारे इस पक्षमाभिका में शुक्राणु की जो गति है वो कौन करवाएगा? कशाभिकीय गति। तो शुक्राणु की जो संरचना होती है, ये शुक्राणु की संरचना, ये टोपी, ये उसका सिर और ये उसका धड़ और ये इसकी पूंछ, और यहां उपस्थित है केंद्रक। ये शुक्राणु की संरचना। और इस शुक्राणु की संरचना में ये वाला जो भाग है इसे कहा है पूंछ, और इस पूंछ की सहायता से जो है वो कशाभिकीय गति, ये पूंछ कशाभिकीय गति जैसा ही काम करती है, कशाभिका का ही काम करती, क्योंकि इसका अरेंजमेंट भी 9+2 अरेंजमेंट है। और ये क्या करवाती है? शुक्राणु को गति। तो शुक्राणु की जो गति है वो कशाभिकीय गति का एक क्या है? उदाहरण। दूसरा यदि यहां से हम देखें, युगलिना की गति। युगलिना की अगर हम बात करें, यह है युगलिना हमारा, ये निकले होते हैं कशाभिका, और युगलिना के ये हैं कशाभिका। क्या है ये? कशाभिका। और युगलिना में ये जो कशाभिका है, ये कशाभिका की सहायता से युगलिना पानी के अंदर क्या करता है? गति। और इसे ही कशाभिकीय गति क्या दिया है? नाम। और तीसरी गति है हमारे पास स्पंज में केनाल तंत्र। स्पंज में केनाल तंत्र के अंदर जल की गति। तो जो स्पंज है ये पोरीफेरा संघ के जीव है। स्पंज किस संघ के जीव है? पोरीफेरा के। और इनके शरीर पर कई सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं स्पंज के समान, और ये पानी में रहते हैं। और पानी में रहते हैं तो इनके शरीर के अंदर केनाल बनी होती, नालियां बनी होती जिसमें पानी गति करता है। और उन नालियों के अंदर क्या उपस्थित है? पक्षमाभिका। और वही जल को क्या करवाते हैं? धकेलते हैं। जैसे इस चित्र से हम समझ लेंगे इसको कि कैसे धकेलते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इसका शरीर है। ये पोरीफेरा का शरीर है, और यहां पर ये बनी हुई है नालियां, ये बनी हुई है इस तरह से नालियां, ये इनका शरीर है। और इन नालियों में यहां पर उपस्थित है इस तरह से सीलिया। ये नालियों में क्या उपस्थित है? सीलिया।
और ये जो सीलिया यहाँ उपस्थित है, ये सीलिया इन नालियों में धकेलने का काम करते हैं जल को। ये नालियां हैं और इन नालियों में क्या लगे हुए हैं, सीलिया, और इधर से ये आया जल, ये आया जल, इस जल को क्या करते हैं, अंदर की तरफ धकेलते हैं। ये H2O जल आया जिसको यहाँ से जल को क्या किया गया है, धकेला गया। ये जल को धकेलने का काम कौन करते हैं, ये पक्षमाभिका सीलिया। तो ये सीलिया केनाल तंत्र के अंदर जल को क्या करते हैं, धकेलते हैं, और ये बड़े छिद्र से जल कहाँ निकल जाता है, बाहर, जिसे हम ओस्कुलम कहते हैं और इनको ओस्टियादिक कहते हैं। तो ये वर्गीकरण में हम डिटेल से स्टडी करते हैं इसका, लेकिन यहाँ इसका जिक्र है कि स्पंज के केनाल तंत्र में अंदर सीलिया है, सॉरी अंदर कशाभिका है, जो जल की गति को करने में केनाल में सहायता करते हैं, और ये ओस्टिया छिद्र से जल कहाँ आ जाता है, बाहर निकल आता है। तो ये हमने किसकी बात की है, स्पंज की है, जिसमें केनाल तंत्र क्या है, उपस्थित। तो ये तीन गतियां जो थी, ये कशाभिकीय गति से क्या है, संबंधित। तीसरी और आखिरी गति यहाँ की जो है, उससे हम सब वाकिफ है, पेशीय गति। मस्कुलर मूवमेंट। और ये गति होती है पेशी द्वारा। और मनुष्य में जबड़े की गति, जिह्वा की गति, और पाद की गति, हमारी जो मांसपेशियां हैं, इनके द्वारा जो हमारे शरीर में गतियां हो रही है, उसे ही हमने पेशीय गति कहा है। और मनुष्य में जबड़े की गति में बोल रहा हूं, जबड़े से बोल रहा हूं। बोलने में जिह्वा की गति, बिना जिह्वा के बोल पाना संभव नहीं है। और ये हाथ पैर जो चल रहे हैं, मैं चल फिर रहा हूं, हाथ लिख रहे हैं, ये सब गतियां पेशीय गति का क्या है, उदाहरण। तो कुल कितने प्रकार की गतियां हो गई है, 3, जिनका हमने क्या किया है, अध्ययन। अब हम बेटा अगले लेक्चर में इसको एनसीईआरटी से गतियों के प्रकार देखेंगे, साथ ही साथ अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट। धन्यवाद सभी को। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, फाइटर बैच के साथ बने रहिए, ताकि आपकी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको याद हो जाए। धन्यवाद।